नमस्कार दोस्तों, अर्थशास्त्र और पर्यावरण में अंतर संबंध पर यह हमारी दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम पर्यावरणीय कुजनेट्स परिकल्पना का अध्ययन करेंगे और इससे अगले भाग में हम सामग्री या माल संतुलन दृष्टिकोण या मॉडल का अध्ययन करेंगे, अर्थात मटेरियल्स बैलेंस अप्रोच या मॉडल का अध्ययन हम अगले भाग में करेंगे। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर्यावरणीय कुजनेट परिकल्पना का अर्थ एवं परिचय। पर्यावरणीय कुजनेट परिकल्पना पर्यावरण गुणवत्ता और आर्थिक विकास के बीच संबंध की व्याख्या करती है। पर्यावरण कुजनेट परिकल्पना या पर्यावरणीय कुजनेट परिकल्पना क्या कहती है? ये कहती है कि आर्थिक विकास के शुरुआती चरणों में प्रदूषण उत्सर्जन में वृद्धि के कारण पर्यावरणीय गुणवत्ता में कमी आती है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के एक निश्चित उच्च स्तर से परे प्रवृत्ति उलट जाती है। मतलब आर्थिक विकास के शुरुआती चरणों में प्रदूषण उत्सर्जन में वृद्धि के कारण पर्यावरणीय गुणवत्ता में जो कमी आएगी वो प्रति व्यक्ति आय के एक निश्चित उच्च स्तर तक आएगी। उसके बाद प्रवृत्ति उलट जाती है, जिससे उच्च आय स्तरों पर आर्थिक विकास से पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार होता है। यानी कि तब पर्यावरणीय गुणवत्ता में कमी नहीं आती बल्कि उसमें सुधार होता है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय का यह निश्चित उच्च स्तर जिससे परे प्रवृत्ति उलट जाती है, विभिन्न संकेतकों यानी कि प्रदूषकों के लिए अलग अलग होगा। विभिन्न प्रदूषक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो इनके लिए अलग अलग ये प्रति व्यक्ति आय का निश्चित स्तर होगा, जिसके बाद प्रवृत्ति उलट जाएगी। पर्यावरण कुजनेट वक्र अर्थात ईकेसी पर्यावरणीय ह्रास के विभिन्न संकेतकों अथवा प्रदूषण स्तर और प्रति व्यक्ति आय अथवा आर्थिक विकास के बीच एक परिकल्पित संबंध है। इसमें आप देख सकते हैं ईकेसी जो है एक उल्टे यू आकार का वक्र है, जो ये दिखाता है कि प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने पर बी बिंदु तक प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ता है, पर्यावरणीय ह्रास में मतलब वृद्धि होती है, पर्यावरणीय ह्रास दर में वृद्धि होती है बी बिंदु तक। और बी बिंदु के बाद प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने पर या आर्थिक विकास के बी बिंदु से आगे जाने पर जो ईकेसी है वो नीचे की ओर आता है, जो ये दिखाता है कि बी बिंदु से आगे आर्थिक विकास के बढ़ने पर पर्यावरणीय ह्रास दर में गिरावट आती है, यानी कि प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में कमी आती है। ये इसकी व्याख्या है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि पर्यावरणीय प्रभाव या प्रति व्यक्ति उत्सर्जन प्रति व्यक्ति आय का उल्टा यू आकार का फलन है। पर्यावरणीय कुजनेट परिकल्पना के पक्ष में तर्क और व्याख्या। ईकेसी का नाम साइमन कुजनेट्स के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1955 में यह प्रस्तावित किया था कि आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण में आय असमानता बढ़ती है और फिर आर्थिक विकास के एक स्तर के बाद आय असमानता घटने लगती है। पर्यावरणीय कुजनेट परिकल्पना की समानता साइमन कुजनेट्स द्वारा प्रस्तावित इस आय असमानता और आर्थिक विकास के बीच संबंध से समानता रखती है, इसलिए इसे ईकेसी नाम दिया गया है। यानी कि पर्यावरणीय ह्रास और आर्थिक विकास के बीच के संबंध को पर्यावरणीय कुजनेट परिकल्पना कहा गया है। पर्यावरणीय कुजनेट परिकल्पना ग्रॉसमैन और क्रूगर ने 1991 में प्रस्तुत की थी और सर्वप्रथम विश्व बैंक ने 1992 में इस सरल अनुभवजन्य दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए इस विचार को लोकप्रिय बनाया था। ईकेसी एक अनुभवजन्य घटना है। दुनिया के सबसे गरीब और सबसे अमीर देशों में अपेक्षाकृत स्वच्छ वातावरण है, जबकि मध्यम आय वाले देश सबसे अधिक प्रदूषित हैं। ईकेसी के उतार चढ़ाव के संबंध में अलग अलग विचार हैं। ईकेसी के ऊपर उठने के कारणों के संबंध में अधिक मतभेद है। अर्थशास्त्रों के बीच अलग अलग कारण बताए गए हैं ईकेसी के ऊपर उठने के। ईकेसी के ऊपर उठने का कारण यह है कि प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन अधिक अपशिष्ट उत्सर्जन उत्पन्न करता है। प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए विकसित देशों के पास पर्याप्त संसाधन होते हैं और वे ऐसे नियमों को लागू करने में बेहतर सक्षम होते हैं जो उच्च पर्यावरणीय गुणवत्ता प्रदान करते हैं। तो इसलिए जो ईकेसी है वो नीचे की ओर
गिरता है। यानी कि जो विकसित देश होते हैं, मतलब जिन देशों में आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा मात्रा में हो चुका होता है, एक उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, वहाँ पर उच्च पर्यावरणीय गुणवत्ता होती है। अर्थात आर्थिक विकास के साथ साथ जो EKC है वो नीचे की ओर गिरता है, यानी कि पर्यावरणीय ह्रास में गिरावट आती है और पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार होता है। अब हम विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा पर्यावरणीय कुजनेट परिकल्पना के पक्ष में दिए गए तर्कों के माध्यम से पर्यावरणीय कुजनेट परिकल्पना की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले स्टोकी के अनुसार गरीब देशों के निवासी उपलब्ध प्रौद्योगिकियों या संसाधनों का उपयोग करके आय अर्जन के लिए पर्यावरण की गुणवत्ता को तेज दर से व्यापार करने के इच्छुक होते हैं। जैसे जैसे उन देशों की अर्थव्यवस्थाएं समृद्ध होती जाती हैं और उनका वातावरण गंदा होता जाता है, अंततः आय की सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है और प्रदूषण से सीमांत उपयोगिता उस बिंदु तक बढ़ जाती है जहां लोग महंगा उपशमन तंत्र जैसे वाटर प्यूरिफायर खरीदना पसंद करते हैं। आमतौर पर जब तक एक निश्चित आय स्तर को पार नहीं किया जाता है तब तक शून्य प्रदूषण उपशमन होता है, मतलब तब तक लोग जो हैं वो प्रदूषण उपशमन पर कोई खर्च नहीं करते हैं। इसके बाद उपशमन शुरू होता है, मतलब वातावरण की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयास उपकरणों का इस्तेमाल होता है इसके बाद, और आय वृद्धि के साथ प्रदूषण कम होने लगता है। वर्नन W रटन के अनुसार अपेक्षाकृत उच्च आय वाले देशों में जीवन निर्वाह एवं संपोषण संबंधी वस्तुओं और सेवाओं के लिए मांग की आयलोच कम है तथा आय में वृद्धि के साथ साथ यह और घटती है। मतलब जो उच्च आय वाले देश हैं उनमें जीवन निर्वाह और संपोषण संबंधी जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनकी मांग में जो वृद्धि होती है वो आय के अनुपात में नहीं होती बल्कि उससे कम अनुपात में होती है। और जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है ये जो अनुपात है ये और भी घटता जाता है, यानी कि जो आय का हिस्सा है वो और भी ज़्यादा कम होता जाता है जीवन निर्वाह और संपोषण संबंधी वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च होने के लिए। जबकि अवशिष्टों के अधिक प्रभावी निपटान और पर्यावरणीय सुविधाओं के लिए मांग की आयलोच उच्च है और आय में वृद्धि के साथ साथ यह और बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि अवशिष्टों के जो अपशिष्ट हैं, अवशिष्ट नहीं अपशिष्ट जो पदार्थ हैं, जो कचरा है, उसके प्रभावी निपटान और पर्यावरणीय सुविधाओं के लिए मांग की आयलोच उच्च है। मतलब आय बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ती है। अपशिष्टों के प्रभावी निपटान और पर्यावरणीय सुविधाओं की जो मांग है वो और अधिक बढ़ती है और जैसे जैसे आय बढ़ती है ये और ज़्यादा बढ़ती है। तो इसलिए विकसित देशों में पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार होता है आर्थिक विकास के साथ। यह गरीब देशों की स्थिति के ठीक विपरीत है, जहां निर्वाह और संपोषण संबंधी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के लिए मांग की आयलोच अधिक है और पर्यावरणीय सुविधाओं के लिए कम। यानी कि निर्वाह और संपोषण संबंधी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के लिए लोग जो हैं वो अपनी आय को अधिक खर्च करते हैं, अपनी आय का अधिक हिस्सा खर्च करते हैं और जैसे जैसे आय बढ़ती है ये और ज़्यादा अपनी आय को निर्वाह और संपोषण संबंधी वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करते हैं, जबकि पर्यावरणीय सुविधाओं पर बहुत ही कम पैसा खर्च किया जाता है गरीब देशों में। टी पानायोटो के अनुसार आमतौर पर आर्थिक गतिविधियों के बहुत निम्न स्तर पर इनके पर्यावरणीय प्रभाव कम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे विकास होता है प्रति व्यक्ति भूमि संसाधनों के उपयोग और अपशिष्ट उत्पादन की दर में तीव्र वृद्धि होती है। हालांकि विकास के उच्च स्तर पर बढ़ते पर्यावरणीय नियमन, बेहतर प्रौद्योगिकी और उच्च पर्यावरणीय व्यय के साथ सूचना, गहन उद्योगों और सेवाओं के प्रति संरचनात्मक परिवर्तन पर्यावरणीय ह्रास के स्तर में गिरावट लाते हैं। मतलब जैसे जैसे विकास होता है तो इसके साथ ही क्या होता है, विकसित देश पर्यावरणीय नियमन को बढ़ा देते हैं। पर्यावरणीय नियमन जो है वो कठोर हो जाता है, वहाँ पर बेहतर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होता है और पर्यावरणीय जो व्यय है, पर्यावरण पर जो व्यय किया जाता है वो भी बड़ी उच्च मात्रा में किया जाता है। इसी के साथ साथ सूचना, गहन उद्योगों और सेवाओं में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं, जिसके कारण पर्यावरणीय ह्रास के स्तर में गिरावट आती है, मतलब पर्यावरणीय गुणवत्ता में वृद्धि होती है। तो ये टी पानायोटो का कहना है। टी सेल्डन और डी सोंग के अनुसार निम्नलिखित कारणों से वायु प्रदूषकों के लिए पर्यावरणीय कुजनेट वक्र उल्टे यू आकार का
होता है। इन्होंने क्या कारण बताए हैं? पहला, पर्यावरणीय गुणवत्ता के लिए सकारात्मक आलोच, मतलब जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे पर्यावरणीय गुणवत्ता के लिए जो मांग है वो बढ़ती है। उच्च आय से जुड़े उत्पादन और उपभोग में संरचनात्मक परिवर्तन, मतलब जैसे जैसे उच्च आय बढ़ती है तो उत्पादन और उपभोग में इस प्रकार से संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं कि वो पर्यावरण के लिए हितकर होते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले वो नहीं होते। ये कह लीजिए कि बहुत ही कम नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से वो बेहतर परिवर्तन होते हैं जो उत्पादन और उपभोग में संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं। तीसरा है, आय बढ़ने पर आर्थिक गतिविधियों के पर्यावरणीय परिणामों के बारे में जानकारी और जागरूकता बढ़ना, यानी कि जो विकसित देश हैं उनमें आर्थिक गतिविधियों के पर्यावरणीय परिणाम क्या होंगे इसके बारे में अधिक जानकारी लोगों को होती है और उनमें जागरूकता अधिक होती है, यानी कि वो जानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का पर्यावरणीय वस्तुओं पर, सेवाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं। इसलिए भी यानी कि आय बढ़ने पर पर्यावरणीय गुणवत्ता में वृद्धि होती है। ब्रॉक और टेलर के अनुसार सिद्धांत रूप में थियोरेटिकली ईकेसी संबंध को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: पैमाना, संरचना और तकनीक। ये कहना है ब्रॉक और टेलर का। पैमाना, यदि एक अर्थव्यवस्था के रूप में सभी गतिविधियों का पैमाना आनुपातिक रूप से बढ़ता है तो आर्थिक विकास के साथ प्रदूषण बढ़ेगा। दूसरी बात इन्होंने कही संरचना की, यदि वृद्धि आनुपातिक नहीं है, यानी कि पैमाना अगर समान नहीं है, पैमाने के अनुरूप वृद्धि नहीं होती है, आनुपातिक नहीं है, लेकिन उत्पादित वस्तुओं की संरचना में बदलाव के साथ है, मतलब जो वृद्धि हो रही है वो आनुपातिक तो नहीं है लेकिन उत्पादित वस्तुओं की संरचना में परिवर्तन हो जाता है, तो आय वृद्धि के साथ प्रदूषण में गिरावट या वृद्धि कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा उत्पादित वस्तुओं की संरचना में जो बदलाव हुआ है वो किस प्रकार का हुआ है। अगर विकसित अर्थव्यवस्थाएं बदलती रुचियों या व्यापार के पैटर्न के कारण आनुपातिक रूप से कम प्रदूषण गहन उत्पादों का उत्पादन करती हैं तो यह संरचना प्रभाव आर्थिक विकास से जुड़े प्रदूषण में गिरावट का कारण बन सकता है। और अगर इसका विपरीत होता है, यानी कि वो अधिक प्रदूषण गहन उत्पादों का उत्पादन करती है, तो ये संरचना आर्थिक विकास से जुड़े प्रदूषण को और बढ़ा सकती है। तीसरा था तकनीक। अंत में अगर विकसित अर्थव्यवस्थाएं कम प्रदूषण गहन उत्पादन तकनीकों का उपयोग करती हैं तो विकास से प्रदूषण में गिरावट आ सकती है। एम मुनासिंघे का सुझाव है कि विकासशील देश औद्योगिक देशों के पिछले अनुभवों से सीखकर, यानी कि विकसित देशों से सीखकर जो उनके अनुभव रहे हैं उनसे कुछ सीख लेकर कुछ स्थायी नीतियों को अपना सकते हैं और ये नीतियां उन्हें पर्यावरण कुजनेट वक्र में से गुजरती हुई सुरंग बनाने में मदद कर सकती हैं। इस तरह से ये देश चित्र में प्रदर्शित पारंपरिक विकास पथ ABCD से जुड़े बिंदुओं BCD पर पर्यावरणीय क्षरण की उच्चतम सीमा से बच सकते हैं। यानी कि अगर विकासशील देश कोई सीख नहीं लेते तो ईकेसी जो होगा वो होगा ABCD, लेकिन अगर वो सीख लेते हैं औद्योगिक देशों के पिछले अनुभवों से तो विकासशील देशों में जो ईकेसी होगा वो ABD होगा, यानी कि एक बीच में से सुरंग बन जाएगी। तो जो उच्चतम सीमा है पर्यावरणीय क्षरण की उससे बचा जा सकता है, ये कहना है एम मुनासिंघे का। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरणीय कुजनेट परिकल्पना की क्या क्या आलोचना की गई है, क्या कुछ इसके विपक्ष में बोला गया है। ईकेसी एक अनिवार्य रूप से अनुभवजन्य घटना है, लेकिन ईकेसी मॉडल के अधिकांश अनुमान सांख्यिकीय रूप से मजबूत नहीं है। कई ईकेसी अध्ययनों ने कई आधारों पर उल्टा ईकेसी परिकल्पना का खंडन किया है। आर्थिक विकास या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि पर्यावरणीय प्रभाव के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है। दूसरी आलोचना ये थी, उदाहरण के लिए पर्यावरण कुजनेट परिकल्पना में वहन क्षमता और पारिस्थितिकी तंत्र की लचीलापन क्षमता जैसे पारिस्थितिक आयामों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। तो ये आलोचना है कि आर्थिक विकास या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि पर्यावरणीय प्रभाव के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके लिए कुछ और भी कारण हो सकते हैं, वह जैसे कि वहन क्षमता और पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन की क्षमता में परिवर्तन हो जाना। तो ये भी कुछ कारण हैं जिनको पर्यावरणीय कुजनेट परिकल्पना में छोड़ दिया गया है। JB ऑप्सकुक का तर्क है कि
संसाधनों के उपयोग या दुरुपयोग के अवसरों में तकनीकी दक्षता में सुधार समाप्त हो गया है या बहुत ही महंगा हो गया है। इसलिए आय वृद्धि के परिणाम स्वरूप शुद्ध पर्यावरणीय गिरावट होगी। मतलब जो उपयोग है संसाधनों के या दुरुपयोग कह लीजिए, उनमें तकनीकी दक्षता जितनी हम सुधार सकते थे उतनी सुधर गई है, तो इसलिए सुधार समाप्त हो गया। मतलब अब तकनीकी में कोई सुधार नहीं हो सकता, या फिर जो सुधार हो सकता है वो बहुत ही महंगा है। इसलिए आय वृद्धि के परिणाम स्वरूप शुद्ध पर्यावरणीय गिरावट होगी, यानी कि पर्यावरण में गिरावट को नहीं रोका जा सकता और वक्र उल्टे यू आकार का नहीं बल्कि अंत में ऊपर की ओर उठता हुआ होगा। किसी तरह के संबंध लंबे समय तक नहीं रह सकते, जैसा कि पेजी और जेबी ऑप्सकुक एक तथाकथित एन आकार के वक्र के रूप में पर्यावरण व आर्थिक विकास के बीच संबंध की व्याख्या करते हैं। जैसा चित्र में दिखाया गया है, चित्र देखते हैं। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ABC से होते हुए ये वक्र है EKC। चित्र में EKC शुरू में उल्टे यू आकार के वक्र के समान पैटर्न प्रदर्शित करता है, लेकिन एक निश्चित आय स्तर OM से आगे पर्यावरणीय ह्रास और प्रति व्यक्ति आय के बीच संबंध फिर से सकारात्मक हो जाता है। यानी कि C बिंदु तक आप देखेंगे तो EKC जो है वो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन या पर्यावरणीय ह्रास और प्रति व्यक्ति आय के बीच में उल्टे यू आकार का संबंध दिखाता है। यानी कि आय बढ़ने पर शुरुआत में पर्यावरणीय ह्रास बढ़ता है, फिर घटता है, लेकिन इसके बाद फिर से बढ़ने लगता है। तो ये कहना है पेजी और ऑप्सकुक का। इसका कारण यह है कि विकसित देशों में कुछ स्थानीय प्रदूषकों की सांद्रता में स्पष्ट रूप से गिरावट आई है, लेकिन कई नए प्रदूषकों के उत्सर्जन में भी वृद्धि हुई है। आर्थिक गतिविधियां अपरिहार्य रूप से पर्यावरणीय रूप से विघटनकारी हैं, यानी कि आर्थिक गतिविधियां निश्चित तौर पर पर्यावरणीय ह्रास करेंगी ही करेंगी, पर्यावरणीय गुणवत्ता में गिरावट लाएंगी ही लाएंगी। लोगों की भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा प्रवाह और सामग्री स्टॉक के उपयोग और इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होती है। मतलब अगर लोगों की भौतिक ज़रूरतों को पूरा करना है तो जो ऊर्जा प्रवाह है और जो भौतिक सामग्री स्टॉक हमारे पास उपलब्ध है पर्यावरणीय वस्तुओं का, उसका उपयोग करना और उसमें हस्तक्षेप करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम लोगों की भौतिक ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। इसलिए कुछ पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने का प्रयास कुछ अन्य समस्याओं को बढ़ा सकता है। विकसित देशों में तेजी से कड़े पर्यावरणीय नियमों और तकनीकी नवाचारों के साथ उत्पादन की प्रति इकाई कई प्रदूषकों के उत्सर्जन में समय के साथ गिरावट आई है, लेकिन कुछ अवशेषों का मिश्रण अन्य जहरीली गैसों और ठोस कचरे में स्थानांतरित हो गया है, जैसे सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और ठोस कचरे में स्थानांतरित या परिवर्तित हो गए हैं, जिससे कुल कचरा या कुल अपशिष्ट अभी भी अधिक है और प्रति व्यक्ति उत्सर्जन या प्रति व्यक्ति अपशिष्ट में कोई गिरावट नहीं आई है। ये एक अगली आलोचना है इसकी। आय उत्सर्जन संबंध का सही रूप, यानी कि जो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन है और प्रति व्यक्ति आय है, उसका जो संबंध है उसको सही प्रकार से दास गुप्ता द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जो कि प्रस्तावित दो परिदृश्यों का मिश्रण है, जैसे कि आप यहाँ पर रेखा चित्र में देख सकते हैं। EKC जो है ये पारंपरिक आकार वाला है, यानी कि उल्टे यू आकार वाला है, और इसमें प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ B बिंदु तक पर्यावरणीय ह्रास में वृद्धि होती है और B बिंदु के बाद फिर गिरावट आती है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ। अब क्योंकि विकसित देशों के अनुभव से मान लीजिए विकासशील देशों ने कुछ सीखा और कुछ नीतियां लागू की जो इस पर्यावरणीय ह्रास को कम करती हैं, मतलब उच्चतम बिंदु से बचाती हैं, तो जो संशोधित EKC होगा वो इस प्रकार से होगा, यानी कि B बिंदु पर न जा कर के पर्यावरणीय ह्रास की जो दर है वो B बिंदु तक उच्च ना होकर के वो C बिंदु तक जाएगी और उसके बाद नीचे की ओर गिरेगी। लेकिन इसका परिणाम ये होगा कि ये अन्य अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में मदद करेगा, यानी कि नए प्रकार के प्रदूषक उत्पादित होंगे और वो पर्यावरणीय ह्रास की दर को बढ़ा देंगे। तो इसमें क्या होगा कि एक नए प्रकार का जो है एक वक्र
बनेगा जो ये दिखाएगा कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरणीय ह्रास की दर में कमी नहीं आई है बल्कि वृद्धि आई है, यानी कि जो नए प्रदूषक हैं उनकी वजह से जो पर्यावरणीय ह्रास है वो आर्थिक विकास के साथ साथ बढ़ रहा है। एरो के अनुसार अगली आलोचना, ईकेसी मॉडल में यह मान्यता गलत है कि आय एक बहिर्जात चर है और इसलिए आर्थिक उत्पादन पर्यावरणीय क्षति से प्रभावित नहीं होता है। साथ ही यह धारणा भी गलत है कि पर्यावरणीय क्षति विकास प्रक्रिया को रोकने के लिए आर्थिक गतिविधि को पर्याप्त रूप से बाधित नहीं करती है और कोई भी अपरिवर्तनीयता अर्थात किसी पर्यावरणीय कारक को पूर्ववत स्थिति में लाने में की असमर्थता, मतलब अगर हम पर्यावरणीय कारक में अगर कोई गिरावट आ गई है या कोई मतलब नुकसान हुआ है उसको, तो अगर हम उसको वापस नहीं ला पाते पूर्व स्थिति में, तो ये इतना गंभीर नहीं है कि ये बात भविष्य में आय स्तर को कम कर सके। हेक्स्चर ओहलिन व्यापार सिद्धांत के अनुसार मुक्त व्यापार के तहत विकासशील देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञ होंगे जिनके उत्पादन में श्रम और प्राकृतिक संसाधनों का गहनता से उपयोग होता है, क्योंकि इन देशों में ये साधन सापेक्षिक रूप से बहुतायत में होंगे और सस्ते होंगे। इसके विपरीत विकसित देश मानव पूंजी और विनिर्मित पूंजी गहन गतिविधियों में विशेषज्ञ होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि विकसित देश श्रम और प्राकृतिक संसाधन गहन वस्तुओं का आयात करेंगे और पूंजीगत वस्तुओं का अपने यहाँ निर्यात करेंगे अपने यहाँ से। हेक्स्चर ओहलिन व्यापार सिद्धांत विकसित देशों में पर्यावरणीय गिरावट के स्तर में कमी और मध्यम आय वाले देशों में पर्यावरणीय गिरावट में वृद्धि के कारणों को स्पष्ट करता है। साथ ही यह भी स्पष्ट करता है कि विकसित देश पर्यावरण ह्रास को कम नहीं करते हैं बल्कि वे इसे अल्प विकसित और विकासशील देशों की ओर स्थानांतरित करते हैं, क्योंकि वे विकासशील देशों से श्रम गहन वस्तुओं का आयात करते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो विकासशील देश हैं वो श्रम और प्राकृतिक संसाधन गहन वस्तुओं का अधिक उपयोग करेंगे, अधिक उत्पादन करेंगे और इसके लिए उन्हें प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन करना होगा, जबकि जो उपभोग कर रहे हैं वो विकसित देश कर रहे हैं उन वस्तुओं का। तो अपने यहाँ न उत्पादित करके वो उन वस्तुओं को विकासशील देशों से खरीदते हैं। तो एक प्रकार से वो क्या करते हैं कि अपने यहाँ जो पर्यावरणीय ह्रास उनको करना था वो कहाँ पर हो रहा है, विकासशील देशों में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विकसित देश पर्यावरणीय ह्रास को कम नहीं करते बल्कि वे इसे अल्प विकसित और विकासशील देशों की ओर स्थानांतरित करते हैं। लुकास के अनुसार विकसित देशों में पर्यावरण नियमन प्रदूषणकारी गतिविधियों को विकासशील देशों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। कॉपलैंड और टेलर के अनुसार ईकेसी पर सैद्धांतिक और अनुभवजन्य दोनों कार्यों की हमारी समीक्षा, हमारा रिव्यू हमें प्रदूषण और प्रति व्यक्ति आय के बीच एक सरल और अनुमानित संबंध के बारे में संदेहपूर्ण बनाती है। मतलब जो हमारी समीक्षा है, ये इनका कहना है कि जो हमारी समीक्षा है वो हमें प्रदूषण और प्रति व्यक्ति आय के बीच एक सरल और अनुमानित संबंध के अस्तित्व के बारे में संदेहपूर्ण बनाती है। साक्ष्य इस दावे का खंडन करते हैं कि प्रति व्यक्ति आय यानी कि आर्थिक विकास और पर्यावरणीय गिरावट के बीच कोई निश्चित संबंध है, अर्थात पर्यावरणीय गिरावट आर्थिक विकास का एक अनिवार्य परिणाम है। जो साक्ष्य हैं वो इस दावे का खंडन करते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है हर वीडियो में और मैं कोशिश करता हूँ कि टॉपिक जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको उसमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाए कम से कम शब्दों में। Thanks for watching. Please like and share the video and subscribe my channel.